हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें शस्य गहनता वगैरह है, भारत में कृषि में किस तरह की समस्याएं पाई जाती है, हरित क्रांति के क्या प्रभाव रहे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आने वाले लेखपाल के एग्जाम के लिए, सप्लाई इंस्पेक्टर, आरओ वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेखपाल में ये ग्रामीण परिवेश का सेक्शन होगा, बाकी जो एग्जाम्स है उसमें ये जीएस के सेक्शन में एग्रीकल्चर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखपाल और सप्लाई इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज एक साथ चल रही है। आरओ वीडियो की एक साथ चली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही जितने भी हैंड राइटेड नोट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं वो सभी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो शॉर्ट नोट है वो सब आपको मिल जाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आपको पता ही होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कृषि के जीवीए में वृद्धि कितनी हुई, तो 3.9%। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा जो होती है वो पिछले साल का डेटा होती है, क्या क्या चीज़ें घटित हुई, क्या बढ़ा, किसमें वृद्धि हुई, किसमें कमी आई। तो कृषि जीवीए में वृद्धि कितनी हुई, 3.9%। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है भारत में, तो 18.8%। 18.8% जीडीपी में योगदान है। पिछले बार ये 20 पॉइंट कुछ था। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आपको पता ही होगा। 60% से ज़्यादा लोग कृषि से संलग्न हैं। आगे चलते हैं। शस्य गहनता यानी इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एक खेत में एक वर्ष में कितनी फसलें ली जा रही है। अगर एक जो खेत है उससे ज़्यादा फसलें ली जाएंगी मतलब शस्य गहनता ज़्यादा है, अगर कम फसलें ली जाएंगी मतलब शस्य गहनता कम है। तो यही चीज़ है शस्य गहनता। शस्य गहनता का एक फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसके अनुपात को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, यही होता है शस्य गहनता। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट वाइज भी ऑप्शन में भी आ सकता है कि ये किसका अनुपात होता है, कुल बोया गया क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र का ये अनुपात होता है शस्य गहनता। आगे चलेंगे। शस्य गहनता का अनुपात जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। जैसे अभी हमने बात की, जितना भी इसका ये जो अनुपात निकल के आएगा वो जितना ज़्यादा होगा, शस्य गहनता भी उतनी ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। आगे चलेंगे। शस्य गहनता को इंक्रीज करने के कारक क्या होते हैं। अगर सिंचाई अच्छी होगी तो ज़्यादा फसलें उगाई जा सकेंगी एक ही कृषि भूमि पर। उर्वरक अच्छा होगा, शीघ्र पकने वाले उन्नत बीज होंगे, कृषि यंत्रीकरण, कीटनाशक दवा, ये सभी चीज़ें होंगी तो शस्य गहनता बढ़ती जाएगी। तो यही चीज़ें आपको ऑप्शंस में भी मिल सकती हैं। आगे चलेंगे। वरित संवर्धनीय पद्धतियाँ, उनकी उपयोगिता और ससंगति, मतलब सिलेक्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस, देयर यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, मतलब कितनी तरह की पद्धतियाँ होती हैं जो कृषि क्षेत्र में संबंधित होती हैं। तो 3 प्रमुख पद्धतियाँ होती हैं। पहली है परती भूमि, कुछ दिन के लिए भूमि को परती भी छोड़ा जा सकता है जब खेत में कुछ नहीं होता है उस भूमि पर। फिर सस्यावर्तन क्या होता है, सस्यावर्तन इस तरह लिखा होगा हिंदी में तो थोड़ा टफ लगता है। क्रॉप रोटेशन इसे कहते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब आज अभी गेहूं की फसल बोई गई, बाद में इसी में दाल की फसल बो दी गई, बाद में आलू की फसल बो दी गई, तो यही है सस्यावर्तन या फिर क्रॉप रोटेशन। जैसे उसकी जो भूमि है उसकी उर्वरता बनी रहे। जैसे कोई दाल वाली फसल बोई जाती है तो नाइट्रोजन उसका संतुलित हो जाता है, दाल की फसलें नाइट्रोजन जो भूमि है उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती हैं। तो सस्यावर्तन वही चीज़ है। आता है मिश्रित शस्यन या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें एक ही खेत के अंतर्गत या फिर एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं, तब उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है या फिर मिश्रित शस्यन कहा जाता है, मिश्रित खेती कहा जाता है। इसके अलावा मिश्रित खेती एक और होती है जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे गेहूं जौ को एक साथ बो दिया जाता है। जैसे कि आप जब गांव में रहते होंगे आपको पता होगा खेतों में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं। जैसे गेहूं के साथ सरसों उगा दिया जाता है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। गेहूं जौ एक साथ उगता है तो उसे गोजई कहा जाता है। गेहूं चना एक साथ उगता है तो इसे गोचनी कहा जाता है। जौ और चना को भी एक साथ उगाया जाता है, इसे बेझड़ कहा जाता है। तो ये नाम भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे। खरीफ की फसलें क्या क्या होती है, तो चावल, कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, ये सभी खरीफ में आ जाती हैं। रबी में गेहूं, चना, सरसों, जौ, तोरई, ये सब रबी में आ जाती हैं। जायद में सब्जी, फल, चारा, ये सभी आते हैं। कुछ फसलें ऐसे भी होती हैं जो अलग अलग मौसम में जैसे 2-3 बार उगा दी जाती है। रबी की फसल कोई है तो वो हो सकता है कि खरीफ और जायद में भी किसी किसी एरियाज़ में किसी राज्य में उगाई जाती है। जैसे चावल की फसल है जो कि पश्चिम बंगाल में 3 बार उगाई जाती है, तमिलनाडु में भी 3 बार उगाई जाती है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है कि मतलब कोई फसल आपको चेंज हो सकती है एरिया के हिसाब से। अब गेहूं उपज की दशाएं देख लेते हैं, तो क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। तो तापमान उगते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ये आप खेत में भी जाते होंगे तो देखते होंगे, आपको गेहूं का याद होगा कि ठंडी में बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगती है तो काट लिया जाता है। ठंडी में वर्षा तो होती नहीं, तो 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है गेहूं में सिर्फ, और ये 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठंडी में अगर जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो आपने सुना होगा कि गेहूं ख़राब हो गया, तो इस तरह की बातें होती हैं। 100 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो गेहूँ के लिए हानिकारक है।
आगे चलेंगे चावल की उपज की दशाएं क्या होती हैं। तो तापमान होना चाहिए कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते और पकते समय ये 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है चावल में, ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है चावल में। 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे कई बार खेती कर ली जाती है चावल की। आगे चलते हैं, गन्ना की बात करें तो इसे पैदा होने में मतलब पकने वकने में पूरा 11 से 12 महीने लगते हैं। तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। वर्षा की बात करें तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। तो चावल और गन्ना दोनों में वर्षा की ज़रूरत प्रॉपर होती है। चाय की बात करें तो तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों तरह के तापमान में ये पैदा होता है। वर्षा की बात करें तो ये 200 से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है चाय में। लेकिन ये पहाड़ी वगैरह पे उगाया जाता है क्योंकि वर्षा हो, लेकिन इसके जो जड़ है उसमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए पानी, नहीं तो नीचे से पेड़ जो है उसका चाय का वो सड़ने लगता है। तो ये है कि ढाल पे इसे उगाया जाता है चाय को। वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कहवा की बात करें तो तापमान 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए ये भी ऊंचाई पर ही बोया जाता है। 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर इसे बोया जाता है, जिससे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो। अब कुछ बागवानी फसलें कौन कौन सी होती है, नारियल, काजू, आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर। ये सब डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी हॉर्टिकल्चर में आती है। तो नारियल, काजू, आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर, और भी कई सारी आती हैं लेकिन इतनी याद कर लीजिए, ये जो बेसिक है। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है, तो ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तो जीवन निर्वाह कृषि है, यहाँ पर बस खाने के लिए हम बोते हैं, उसके बाद बेचने पे उतना कम ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो पैदावार करके उसके बाद उसमें बेचने में फोकस रहता है। कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। कृषि कम है लेकिन जनसंख्या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कृषि जोतों का आकार छोटा है, जैसे जैसे परिवार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खेत भी छोटा होता जाता है। सीमांत खेत किसे कहते हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम वाला सीमांत कहलाता है। छोटे खेत जो होते हैं 1 से 2 हेक्टेयर होते हैं। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर होते हैं। बड़े खेत 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं। तो ये जोत का आकार है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा एक और जो समस्या है, कृषि का असंतुलित वितरण है, इधर उधर है। कृषि की उपजाऊ शक्ति का कम होना है। उपजाऊ शक्ति कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। मृदा अपरदन की भी समस्या है किसी किसी क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड एरिया। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, हर जगह प्रॉपर सिंचाई भी नहीं पहुंच पाती है। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है अभी भी, जैसे ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा हाईटेक चीज़ें यूज़ होती हैं कृषि क्षेत्र में, हमारे यहाँ अभी उतनी नहीं होती हैं। श्रम प्रधान कृषि है, हमारे यहाँ सब चीज़ें जो मनुष्य करता है काम उस पर फोकस्ड होता है, ज़्यादा मशीनों का यूज़ नहीं होता है। किसानों का रूढ़िवादी और भाग्यवादी होना, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो वर्षा के पानी पर ही डिपेंड रहते हैं, और कैसी भी खेती हो गई उसमें मेहनत हो सकता है ज़्यादा ना करें, और वो चाहे कि जैसे भगवान दे देंगे वैसे ही हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर उपज का कम होना, प्रति हेक्टेयर उपज भी कम है हमारे यहाँ, क्योंकि भूमि जो है उसका उपजाऊपन कम है, या फिर उन्नत बीज उस तरह से नहीं है जो ज़्यादा फसल पैदा कर सके। फसलों की बीमारियाँ और कीड़े भी बहुत बड़ी समस्या का कारण है। खरीदार और चारे की फसलों को क्षेत्र, हमारे यहाँ जो पशुपालन के क्षेत्र में भी जो उनके लिए भी खेती होती है, जो पशुओं के लिए होती है, वो सब भी उगानी पड़ती है, तो खाद्यान्न कृषि कम हो जाती है। सरकारी नीतियाँ कभी कभी इस तरह से काम नहीं करती हैं कि जो कृषि को बढ़ावा दे सकें। ज़्यादातर जो ऐसा होता है कि किसानों के ऋण माफ़ कर दिए गए, बस इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। फसलों के विक्रय और भंडारण संबंधी समस्याएं आती हैं। अगर चीज़ें ज़्यादा हो गई तो हो सकता है उसको कोई स्टोर करके रख लिया, उसके बाद फिर ज़्यादा भंडारण की सुविधा नहीं है, इसलिए उसके दाम बढ़ते चले गए, चीज़ें ख़राब होने लगी, तो ये सभी चीज़ें आती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि गेहूँ बहुत ज़्यादा फेंक दिए गए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेंक दिया गया, टमाटर फेंका जा रहा है। प्रशिक्षण का अभाव होता है, किसानों को गरीबी और कर्जा होता है। अतार्किक भूधारण होता है। उपयुक्त कृषि भू उपयोग नीति का अभाव होता है। समाज में कृषि कार्य की निम्न प्रतिष्ठा होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग खेती करते हैं उनको लोग निम्न समझने लगते हैं, और उन्हें वो अपना 100% दे नहीं पाते कृषि में। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आप लोग कभी किसी भी क्षेत्र में जाएं तो ये कोशिश करिएगा कि जो लोग कृषि कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दें। तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र में जा रहे हैं। अब भारत में हरित क्रांति की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति कब आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था शांति के लिए। फिर आगे बात करेंगे हरित क्रांति शब्द कब आया था, 1968 में विलियम गॉड के द्वारा। भारत में हरित क्रांति कब आई थी, 1966-67 में। मतलब जब हरित क्रांति आई थी तुरंत से उसका नाम हरित क्रांति नहीं पड़ गया था, धीरे धीरे ये शब्द आया। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं और कारक क्या है, तो ये अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग इसमें किया गया था। गेहूं की जो बालियां थी वो बढ़ने लगी थी, नीचे का जो पेड़ था वो बौना होने लगा था, तो बौनी प्रजाति आई थी गेहूं की।
उर्वरक का प्रयोग अच्छे से होने लगा, सिंचाई में विस्तार किया गया, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया गया, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया गया, बहुफसल प्रक्रिया अपनाई गई, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, मृदा परीक्षण हुआ इसमें हरित क्रांति के अंतर्गत, भू संरक्षण की बात की गई, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की गई, बिक्री संबंधी सुविधाएं दी गई, फलों की कीमतों का निर्धारण किया गया। तो ये सभी चीज़ें आई हरित क्रांति के द्वारा। अब हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या थे? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की समृद्धि आई, खाद्यान्नों के आयात में कमी हुई, हमारे यहाँ ये सभी चीज़ें पैदा होने लगी, पूंजीवादी खेती होने लगी, लाभ का प्लॉगिंग बैक टू द प्रॉफिट में आने लगी खेती, और उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों का विकास किस तरह से हुआ कि मतलब कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ, मूल्यों पर प्रभाव पड़ा, ग्रामीण रोजगार का पर प्रभाव पड़ा, जो ग्रामीण है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होने लगा कृषि क्षेत्र में, किसानों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया। इस तरह की चीज़ें हुई हरित क्रांति में। हरित क्रांति के दोष क्या हैं? तो सीमित फसलों पर फोकस किया गया, जैसे गेहूँ धान पर ज़्यादा फोकस किया गया और बाकी फसलों पर कम किया गया। सीमित प्रदेश, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे आता है, पूर्वी में इसका प्रभाव नहीं पड़ा। क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि हुई, लोग कुछ अमीर होते गए, कुछ गरीब हो गए। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि सब चीज़ हाईटेक होने लगी थोड़ा, तो बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पादन में कम वृद्धि दर, पहले तो वृद्धि दर एकाएक ज़्यादा हुई, उसके बाद से ये वृद्धि दर भी कम होने लगी। तो ये सभी दोष पाए जाते हैं और इसमें और ज़्यादा फसलों पे इसे बढ़ाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं हरित क्रांति के अंतर्गत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सभी नोट्स, जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, सब प्रोवाइड कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।